कृपया कार्यक्रम की शुरुआत करें। थैंक यू जय भीम नमो बुद्ध। तो साथियों, मैं बगैर विलंब किए हुए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा आज हम आरसी दीवान जी से ही सुनना चाहेंगे, तो मैं अनुरोध करूंगा माननीय श्री आरसी दीवान जी से कि वो आज अपना कार्रवाई शुरू करें। माननीय आरसी दीवान जी। धन्यवाद। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन सभी लोगों को शेयर हो रही है। हेलो, आवाज आ रही है भाई? जी सर, आ रही है। ठीक है, धन्यवाद। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। साथियों, ये मेरा डिक्लेरेशन है। मैं आरसी धीमान, निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश, यह घोषणा करता हूं यह कि मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था विश्वास रखता हूं। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूं। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा का प्रबल समर्थन करता हूं। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से निशुल्क, बिना किसी आर्थिक लाभ के, जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं पूर्व एमएलसी माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी और आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय तुलसीदास लंगी जी, प्रदेश संयोजक जम्मू एंड कश्मीर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। और इस वेबिनार का संचालन कर रहे हैं माननीय मुकेश बौद्ध जी, आईटी सेल इंचार्ज, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मध्य प्रदेश। एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारीगण, प्रांतीय स्तर के पदाधिकारीगण, जिला
एवं क्षेत्रीय स्तर के समस्त पदाधिकारीगण, उपासक उपासिकाओं एवं भारत देश के समस्त नागरिकों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस वेबिनार में आज एक बिंदु पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं कि जो विचार होता है, किसी भी प्रकार का संवैधानिक विचार हो या असंवैधानिक विचार हो, हिंसावादी विचार हो या अहिंसावादी विचार हो, विचारों के प्रवाह के संबंध में दुनिया में जो स्थापित सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण है। पुस्तकों के माध्यम से लगातार विचारों का प्रवाह किया जाता रहा है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने वक्तव्य में कहा हुआ है कि विचारों के प्रवाह के लिए विचारों के प्रवाह के लिए आप जिस समय विचारों का प्रवाह कर रहे हैं, यानी जिस युग में विचारों का प्रवाह कर रहे हैं, उस युग में जो विचारों के प्रवाह करने के सर्वोत्तम साधन है, उनका उपयोग करना चाहिए। सर्वोत्तम साधन में आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पुस्तकों से कुछ हद तक आगे निकल चुके हैं और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विचारों का प्रवाह आज पूरी दुनिया में हो रहा है। तो विचारों के प्रवाह के लिए एक संगठन, एक सिस्टम की आवश्यकता होती है और इसलिए विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न प्रकार के सामाजिक दल, विभिन्न प्रकार के संगठन एक सोशल मीडिया पर एक ऐसा संगठन का निर्माण करते हैं जिससे कि उनकी सूचना सिस्टमैटिक तरीके से भारत के कोने कोने में पहुंच जाए। तो सोशल मीडिया के माध्यम से वह ऐसे ऐसे काबिल और योग्य नौजवानों को अपने आईटी सेल में भर्ती करते हैं, जिनका काम होता है दिन भर विचारों का प्रवाह। तो ये जो आईटी सेल में भर्ती ये वे लोग होते हैं और यह करते हैं वैचारिक लोग। जिस संगठन के पास ये वैचारिक सेना सबसे बढ़िया और बहुत सिस्टमैटिक होती है, उसके विचार जो है अधिक से अधिक देश के अंदर नागरिकों तक पहुंचते हैं, सिस्टमैटिक जब वो काम करते हैं। तो यही तो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि विचारों के प्रवाह के लिए जो सर्वोत्तम साधन है उसको सिस्टमैटिक ढंग से उपयोग कीजिए। एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है कि विचारों की आवश्यकता किसको है, विचारों की आवश्यकता किसको है। तो जब हम विचारों का वर्गीकरण करेंगे हमें देखते हैं कि विचारों की आवश्यकता
तक इसको है तो हम देखते हैं कि जो बच्चे असल में उनको विचारों में क्योंकि वो जो है एक ब्लैक पेपर की तरीके से होते हैं और विचारों का तो जो संगठन इस बात को समझते हैं कि बच्चों को विचारों से प्रभावित किया जाना चाहिए, वह संगठन बच्चों पर अपने विचारों का प्रभाव डालने के लिए एक अभियान के तहत उनको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यानी कि आने वाली पीढ़ी जो है हमारी, अगर वैचारिक रूप से तैयार होगी तो वह जो पुरानी पीढ़ी है, जो बुजुर्ग हो रहे हैं, उनके न रहने पर इस विचारधारा को संभाले। इसी तरीके से हजारों साल से विचारधारा पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। तो पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में विचारधारा ट्रांसफर करने के लिए एक अभियान के तहत पूरे देश में राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना अभियान चला। जिस का अभियान जो है इन बच्चों तक आसानी से पहुंच जाता है, उनके अभियान से बच्चे जुड़ जाते हैं। और एक बार ब्लैंक पेपर पे अगर कुछ लिख दिया जाए तो उस पर मिटा करके लिखना बड़ा कठिन है। तो बुद्धा के विचार जो है, संविधान के विचार जो है, बालकों के मस्तिष्क में के लिए और भारत के अंदर समता, स्वतंत्रता और बंधुता को स्थापित करने के लिए हमें बच्चों के मस्तिष्क के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, गरिमा, कर्तव्य और अधिकारों का खास तौर से संविधान ज्ञान में, बुद्धा के विचारों का ज्ञान में अलग से विशेष तौर से उनकी क्लास करने की आवश्यकता है। इससे ही भारत देश के अंदर समता, स्वतंत्रता और बंधुता की विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं आगे चलता हूँ क्योंकि इन्हीं बच्चों को आगे संविधान को लेकर करना। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात बताई थी, उसको मैं कोट करना कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बात नहीं कही थी कि किसी भी देश के विकास की बात कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है, इसका पैमाना क्या है। मेट्रो या कितना आर्थिक उन्नति हो गई, डॉलर बढ़ गया है, या सड़कें बन गई हैं, या कई कारखाना हो गया है। आखिर किसी देश, किसी राष्ट्र के विकास का पैमाना क्या, कैसे मापे के जो है डेवलपमेंट हुआ। तो बाबा साहब का कहना था कि मैं किसी भी देश के विकास के पैमाने को नापने के लिए उस देश की महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की उन्नति के स्तर को पैमाना मानता हूं। जिस देश के अंदर महिला शिक्षा अच्छी है, महिलाओं को जो है उन्नति हुई है, उनके अधिकार उन्हें प्राप्त हुए हैं और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, वह देश जो है उन्नति कर रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि अंधविश्वास, व्हाट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट। अंधविश्वास का केंद्र बिंदु,
अगर हमें अपने देश से अंधविश्वास को रिमूव करना है तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो है अंधविश्वास का केंद्र क्या है। तो हम देखते हैं कि अंधविश्वास का केंद्र महिलाएं हैं। क्योंकि महिलाओं पर फोकस करके, जैसे बच्चों पे फोकस करके उनको विचारधारा से जोड़ करके एक नया नई पीढ़ी तैयार की जाती है राजनीतिक या उसी तरीके से वुमेन्स पर विशेष तौर से ध्यान दे करके उनको कंजर्वेटिव बनाने के लिए, उन्हें अंधविश्वास में डालने के लिए विशेष प्रकार के अभियान चलाता है और उन अभियानों से वाजिब करके कंजर्वेटिव जब वह कंजर्वेटिव हो जाती है, अंधविश्वास से परिपूर्ण हो जाती है, तो समस्या क्या होती है कि पुरुष कहता है कि मुझे पसंद है राष्ट्रपति पूर्णिमा है, तो ये बना तो वाइफ को पसंद नहीं आती। तो क्योंकि जो शिक्षण है, जो शिक्षण है उसका केंद्र बिंदु तो पुरुष है। जब पुरुष केंद्र बिंदु है तो वैचारिक परिवर्तन भी पुरुषों में फैला। जब जिस जो है पार्ट पर फोकस नहीं है, इसलिए जो है वुमेन्स एजुकेशन को है, मुझे ऐसा लगता है हमारे देश के अंदर से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डाला करना है देश में अंधविश्वास को हटाना है। We have to focus on the education. सर आपका वॉइस थोड़ा कम आ रहा है। आज कम आ रहा है। ठीक है सर, अब आ रहा है। ओके जी। तो ये हमारा अपना दृष्टिकोण था जो मैंने महसूस किया, और अब चलते हैं संविधान की तरफ। राष्ट्र हित में ये हमारा कर्तव्य था, और जब जब मुझे अपने कर्तव्यों का बोध होता है तो मैं उसे बेहिचक जो है देश के नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। पिछले जो है सोमवार को हम लोग ने अनुच्छेद 132 के संबंध में जानकारी प्राप्त की। अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 133 जो है का गहरा संबंध है, तो इसलिए मैं अनुच्छेद 132 को समझाते हुए अनुच्छेद 133 पर आना चाहूंगा, क्योंकि अनुच्छेद 132 अगर हमारे साथियों के जहन से निकल गया तो अनुच्छेद 133 समझना जो कठिन है। ये लॉ है, तो समझने में काफी जो है टाइम लगता है, और जो है इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ही सरल तरीके से बात को समझा दिया जाए, ज्यादा लीगल लैंग्वेज का इस्तेमाल में नहीं करता। तो पिछले जो है सप्ताह अनुच्छेद 32 पर मैंने बताया था कि उच्चतम न्यायालय को कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के द्वारा एक प्रमाण पत्र जब पक्षकारों को प्रदान कर दिया जाता है, तो जब उच्च न्यायालय द्वारा यानी हाई कोर्ट द्वारा पक्षकारों को, जो दो पक्षकार होते हैं किसी मामले में, हाई कोर्ट में किसी केस में गए होते हैं पक्ष और विपक्ष, तो जब उच्च न्यायालय किसी मामले में दोनों पक्षकारों को एक प्रमाण पत्र जारी करता है, और प्रमाण पत्र जारी करने के पीछे एक वजह बताता है कि अनुच्छेद 34
34A के आधार पर, अनुच्छेद 34A के आधार पर हम यह महसूस करते हैं, हाई कोर्ट महसूस करता है कि इस प्रकरण में संवैधानिक मसला उत्पन्न हो गया, संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न उत्पन्न हो गया है और संविधान की सुपरमेसी है, संविधान से जुड़ा हुआ मामला उत्पन्न हो गया है। इसलिए इस मामले को हम यह प्रमाण पत्र देते हुए सुप्रीम कोर्ट को प्रेषित करते हैं कि आप इस प्रमाण पत्र को लेके चले जाइए और सुप्रीम कोर्ट में अपील करिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट यह शक्ति अनुच्छेद 134A के तहत प्रदान कर रहा है। शक्ति तो सुप्रीम कोर्ट में है ही, अपना प्रमाण पत्र के द्वारा अपना यह निर्णय का जो अधिकार है अनुच्छेद 134A के तहत वो सुप्रीम कोर्ट को प्रदान कर देता है। यानी कि जो हाई कोर्ट है उसको यह अधिकार प्राप्त है कि अगर किसी मामले में कोई संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न हो गया, अगर किसी मामले में कोई संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न हो गया तो फिर उसको वह अगर निस्तारित करना चाहे तो कर दो, क्योंकि हाईकोर्ट भी संविधान को जो है सुनता है, लेकिन जो है चूंकि जो है अगर किसी मामले के अंदर प्रश्न उत्पन्न हो गया है तो उसको यह शक्ति प्रदान कर दी गई है अनुच्छेद 134A के तहत। क्लियर, उसको यह शक्ति प्रदान कर दी गई है कि ऐसे मामलों में जो ऐसे मामले आते हैं उसमें प्रमाण पत्र जारी करके आप पक्षकारों को दे सकते हैं और वह पक्षकार में से दोनों पक्षकार कोई भी जा करके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो यह दो बिंदु है। पहला तो हाई कोर्ट को अधिकार प्रदान करना, दूसरा पक्षकारों को अधिकार प्रदान करना और तीसरा उच्चतम न्यायालय को इसमें अधिकारिता प्रदान करना। तो अनुच्छेद 132 के अंतर्गत हाई कोर्ट को यह शक्ति प्रदान की गई है कि संवैधानिक मसला यदि उत्पन्न होता है तो वह इस आशय का प्रमाण पत्र जारी कर देगा कि संवैधानिक मसला उत्पन्न हो गया, प्रश्न उत्पन्न हो गया, इस का निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट आप लोग पक्षकार अगर चाहें तो अब अनुच्छेद 32 के अंदर ये बात कही थी, अनुच्छेद 32 को हटा दिया गया। अब जहां ऐसा प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है तो ऐसे मामले में कोई भी पक्षकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यहाँ जो अनुच्छेद 132(3) में पक्षकार को अधिकार दिया और अनुच्छेद 32(1) में हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया, क्योंकि अगर पक्षकारों को अधिकार नहीं देंगे तो एक विधिक प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा कि हाई कोर्ट में तो कहा एक पक्षकार अपील कर सकते हैं, लेकिन पक्षकारों को अधिकार आपका कोई राइट नहीं। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 132(3) के अंतर्गत पक्षकारों को अधिकार प्रदान किया गया, जहाँ ऐसा दिया जाता है ऐसे मामले में कोई भी पक्ष इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है ना, और आधार के अपने संवैधानिक कर सकता है। ये
दो बिंदु जो है यहाँ पर अनुच्छेद 132 के अंतर्गत डिस्कस किए गए थे पिछले सप्ताह। तो अभी हमने पहला पॉइंट बताया कि अनुच्छेद 132 के अंदर पहला पॉइंट ये हाई कोर्ट को शक्ति प्रदान, अनुच्छेद 132(1) में हाई कोर्ट को शक्ति प्रदान की गई कि आप अनुच्छेद 134 ये हाई कोर्ट को शक्ति प्रदान की गई और अनुच्छेद 132(3) के अंतर्गत पक्षकारों को अधिकार प्रदान किया। जो पक्षकार है वो अपील करेगा। ये दो दो बिंदु हो गए। पहला हो गया हाई कोर्ट पक्ष उसमें शक्ति प्रदान की गई, दूसरा पक्षकारों को अधिकार प्रदान किया गया है। अब ये दोनों को शक्ति प्रदान कर दी गई और अधिकार प्रदान किया गया। परंतु ये लोग जब वहाँ जाए तो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को भी तो राइट होना चाहिए, ऐसे जारी किए गए ये ऐसे पक्षकारों की करने के लिए अनुच्छेद 133 कहता है कि दीवानी मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय की अपीलों में सर्वोच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता। पहला, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी उच्च न्यायालय की दीवानी कार्रवाई में किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134(1) के तहत प्रमाणित करता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को पूरे भारत के अंदर जितने भी उच्च न्यायालय हैं, उन उच्च न्यायालय के अंदर जो दीवानी मामला है, सिविल केसेस हैं, उन सिविल केसेस में जो निर्णय दिया गया है, डिक्री दी गई है या अंतिम आदेश दिया गया है, निर्णय, डिक्री या जो फाइनल जजमेंट आया हुआ है, उसमें 134(a) के आधार पर जब हाईकोर्ट प्रमाणित कर देता है तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट को अपीली अधिकारिता प्राप्त हो जाती है। यानी सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार अनुच्छेद 133 के तहत प्राप्त हुआ। अब इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि क्या होना चाहिए, ऐसा जो निर्णय है या डिक्री है या अंतिम आदेश है दीवानी का मामलों का, उसमें सामान्य महत्व के कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होना चाहिए। यानी कि जो कानून है, ऐसा कानून जिससे सामान्य लोग प्रभावित हो, उससे संबंधित प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए। और फिर ए के बाद दूसरा पॉइंट है बी, 133 एक का ए। तो 133(a) में सुप्रीम कोर्ट, 133(1) में जो है सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय द्वारा जब 134(a) के तहत प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को दोनों पक्षकारों को सुनने की अधिकारिता प्रदान की गई है। और उसके बाद बात ये है कि जो है सामान्य कानून का जो सामान्य है, कानून है, संविधान है, उसे संबंधित प्रश्न हो गया है।
तो उसको एंटरटेन करेगा। दूसरा, उच्च न्यायालय की राय, उक्त प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया जाता है। तो इसमें जो है ओपिनियन भी हाई कोर्ट दे रहा है, हाई कोर्ट प्रमाण पत्र में ओपिनियन दे रहा है कि आप जो है इसमें ये मामला संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न कर रहा है, इसलिए आप इसको सुनिए। तो जब उच्च न्यायालय की राय बनती है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में डिस्पोज ऑफ किया जाए, जब राय बनती है तब, क्योंकि दोनों के अपने अपने अधिकार हैं। जब तक हाई कोर्ट की राय नहीं बनेगी, हाई कोर्ट 134(1) के तहत प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा, तब तक सुप्रीम कोर्ट को अधिकारिता नहीं प्राप्त होगी। इस 133 के तहत सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक कि वो सर्टिफिकेट ना दे और वह अपना राय न प्रस्तुत करे कि उच्चतम न्यायालय में इस मामले को डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो ये है पूरा 133(1) का ए और बी पार्ट। अब 133 का दूसरा पॉइंट क्या है कि अनुच्छेद 132 में किसी भी बात के होते हुए भी खंड 1 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने वाला कोई भी पक्ष इस तरह की अपील में एक आधार के रूप में आग्रह कर सकता है कि इस संविधान की व्याख्या के बारे में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न गलत तरीके से तय किया गया है। यहाँ पर पक्षकार को अधिकार दिया गया। पक्षकार को क्या अधिकार दिया गया कि जो है हाई कोर्ट के अंदर 2 पक्षकार हैं, उन दोनों पक्षकार में से कोई भी पक्षकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह कह सकता है, आग्रह कर सकता है कि इस निर्णय, डिक्री या आदेश में संविधान से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न गलत तरीके से इंटरप्रेटेड हो गया, गलत तरीके से उसका भाव क्लियर हो गया। ये किसको अधिकार प्रदान किया गया? यह अधिकार पक्षकारों को प्रदान किया गया। पक्षकार वो जो हाई कोर्ट में किसी सिविल मामले में केस लेके गए हुए। इसके बाद ये पॉइंट तो हो गया है। दूसरा वाला अब बात करते हैं 133(3) की। इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई अपील जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान न करे, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होगी। तो बाकी सामान्य बातें हैं। इसमें यह बात व्यक्त की गई है कि जब तक कि संसद कानून द्वारा कोई ऐसा कानून ना बना है, तब तक उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होगी। एक न्यायाधीश यानी सिंगल।
डबल बेंच होती है, पहला सिंगल बेंच होती है हाई कोर्ट में, उसके उसके द्वारा दिया गया निर्णय फिर डबल बेंच में जाता है। तो जो सिंगल जो न्यायाधीश है उसके द्वारा जो निर्णय दिया गया है, डिक्री दी गई है या अंतिम आदेश दिया गया है, उसके खिलाफ जो है आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। ये यहाँ पर एक कंडीशन लगाई गई है, लेकिन इसमें भी एक परंतु लगाया गया है कि अगर जब तक के जो है ये पार्लियामेंट कोई नया कानून इस संबंध में बनाना डाले तब तक। तो अब यहाँ पर जो है ये लेक्चर समाप्त होता है। कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अनुच्छेद 132 के अंतर्गत हाई कोर्ट को यह शक्ति प्रदान की गई है कि यदि उसके समक्ष कोई मामला सिविल का दीवानी केस आता है, एक होता है क्रिमिनल केस और एक होता है दीवानी। क्रिमिनल केस में अपराध होता है, आपराधिक मामलों का इन्वेस्टिगेशन होता है, तो यहाँ पर जो है अपराध से संबंधित मामलों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ दीवानी के मामलों की बात हो रही, सिविल मामलों की। तो सिविल मामलों में जो निर्णय आता है, डिक्री आती है या आदेश आता है, उसमें यदि कोई संवैधानिक मसला उत्पन्न हो गया है, संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न हो गया है, तो उस पर जो है हाई कोर्ट को लगता है हाँ संवैधानिक मामला आ गया, तो ये भी पक्षकार संविधान की बात करे, वो भी पक्षकार संविधान की बात करे, निर्णय में भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई संवैधानिक मामला है, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना चाहिए। तो हाई कोर्ट फिर जो है उसमें 134 ए के तहत, क्योंकि 134 ए में हाई कोर्ट को यह शक्ति प्रदान कर दी गई कि आप प्रमाण पत्र जारी कर दो कि इस मामले में संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न हो गया, बस वह प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। इसके अंतर्गत 132 के अंतर्गत यह हाई कोर्ट को शक्ति प्रदान कर दी गई। अब 132(3) में क्या, 132(3) में दोनों पक्षकारों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि आप इस प्रमाण पत्र को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाइए और मामले को वहां पर अपील करिए। और 133 में क्या, 133 में ये बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय को जब 134 ए के तहत हाई कोर्ट प्रमाण पत्र जारी कर देता है, तो उच्चतम न्यायालय को ऐसे मामले में हाई कोर्ट किसी भी भारत के अंदर किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा जब 134 ए के तहत प्रमाण पत्र जारी कर देता है कि ये संबंधित सिविल मामले में संवैधानिक मामला उत्पन्न हो गया है, प्रश्न उत्पन्न हो गया है, लिहाजा आप इसको एंटरटेन करिए, तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकारता प्रदान कर दी गई अनुच्छेद 133 के तहत कि आपको अधिकारता है ऐसे मामलों को सुनने की। हाई कोर्ट को ऐसे मामलों को देने की अधिकारता, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों को सुनने की अधिकारता, और दोनों पक्षकारों को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामलों को ले जाने की अधिकारिता है, अधिकार। ये तीन बिंदु हैं जो अनुच्छेद 132 133 में डिस्कस किए गए हैं। अंतिम पॉइंट उसमें रख दिया गया 133 में कि जो है अगर एक न्यायाधीश है उसके द्वारा यदि जो है कोई डिक्री कोई आदेश कोई निर्णय किया जाता है, तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट सीधा नहीं जाएंगे, वो तो डबल बेंच में जाएगा, डबल बेंच के बाद जाएगा। तो ये यहाँ पर बैरियर लगाया गया है ताकि जो है सारे मामले हाई कोर्ट ही ना दे दिए जाए, सुप्रीम कोर्ट ही ना दे दिए जाए। तो ये एक शक्ति है। इसलिए आप देखते हैं कि कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें सीधा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भेज देता है। इसमें जिस मामले को सुप्रीम कोर्ट में डिस्पोज आप उसे कराना होता है और उसे लगता है संवैधानिक मामला उत्पन्न हो गया, तो प्रमाण पत्र बना के दे देता है, दोनों पक्ष का सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। यही पर जो ये बात समाप्त होती है। जय भीम,
नमो बुद्धाय। अब आप लोग अपनी अंतिम कार्रवाई आरंभ करिए। मुकेश बौद्ध जी, आप संचालन करिए। ऐसा लगता है मेरी आवाज वहां तक पहुंच नहीं रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है? आप लोग को सुनाई पड़ रही मेरी आवाज? है? आवाज आ रही है? सिग्नल प्रॉब्लम हो गई क्या? हेलो, नहीं जी, आपकी आवाज आ रही है? रही है। आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। जी। तो जब तक वो नहीं आते हैं, कोई अन्य जो है व्यक्ति जो है अपना जिम्मेदारी संभाल ले। माननीय के बौद्ध जी कर रहे हैं ना अध्यक्षता आज की? जी साहब जी। हाँ, अरे यार तुम कहाँ चले जाते हो मुकेश छोड़ के? सर तब मैं यही हूँ, वो फोन आ गया था मेरे पास। कोई बात नहीं, चलो कार्रवाई संभालो। माननीय संचालक जी, इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा जी यदि उपस्थित हैं तो मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आगे की कार्रवाई का विधिवत संचालित करें। जी 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 सर। तो जय भीम नमोबुद्धाय। तो अभी आपने प्रोफेसर आरसी दीवान साहब से जो बात सुनी, उन्होंने 132 और 133 और 134 के बारे में जो बताया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट का क्या पावर है और हाई कोर्ट की क्या पावर है। तो मैं आज की अध्यक्षता कर रहे हैं के बौद्ध जी से अनुरोध करूंगा कि वो आप अपना इसके बारे में थोड़ी जानकारी आगे दें। के बौद्ध जी। जी, आवाज आ रही है? आ रही है। तथागत बुद्ध एवं समस्त महापुरुषों को नमन। सभी भाइयों बहनों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज धीमान साहब का 2 विषय पर चर्चा हुआ। एक महिलाओं पर था, जो हमको लगता है कि संविधान से ज्यादा जरूरी है, ऐसा डिस्कशन होना चाहिए। उसके बाद संविधान की चर्चा तो खैर कर ही रहे हैं, तो हम थोड़ा सा महिलाओं पर हम जरा बताना चाहेंगे कि ये भारत देश जो है पुरुष प्रधान देश, आर्यन कल्चर इसको कहते हैं। ओरिजिनल कल्चर जो भारत का है वो प्रधान, इसलिए भारत को माँ बोला गया। लेकिन आर्यन ब्राह्मण जो आए, इसको कन्वर्ट कर दिए पुरुष प्रधान। यही महिलाओं की बीमारी का जड़ है। एक महिला को 4 रोल होते हैं। जब जन्म लेती है तो बेटी होती है, उसके बाद बड़ी होती है तो बहन बनती है, और उसके बाद बीवी बनती है, उसके बाद माँ बनती है। ये 4 रोल जो है प्ले करती हैं महिलाएं समाज में, परिवार में। ये चारों में ही उनको डिमोरलाइज किया गया है। जड़ वहां है। कैसे डिमोरलाइज किया है कि आप जड़ में से बता रहे हैं आपको कि जैसे डिलीवरी हुआ, अगर वो लेबर रूम में डिलीवरी हुआ, वहां से जैसे बाहर निकल के बोलते हैं तो बोलने के टोन से पता चल जाता है कि कितना उस पर दबाव पड़ता है। अगर बेटा हुआ तो आएगा मुस्कुराता हुआ, बोलेगा बेटा हुआ। लेकिन वही अगर बेटी हुई है तो जो निकल के बताएगा उसका चेहरा ही मायूस रहता,
हो गया है, मतलब हो गया मतलब समझ जाइए कि बेटी हुआ, यहीं से पड़ताड़ना शुरू हो जाती है। ये बहुत गहरी सोच की बात बता रहा हूँ, बहुत मेहन बात। इसके बाद बहन बन गई, बहुत शॉर्ट में बताना चाहेंगे। जो बहन बन गई तो बहन है जो भाई के लिए उपवास कर रहे हैं, भैया दूज, तो ये वो कई त्योहार है जगह जगह देश में, लेकिन भाई कभी बहन के लिए उपवास नहीं करता, कोई त्योहार नहीं करता। देख लीजिए समाज का जड़, संस्कृति का जड़ जो खतरनाक है। इसके बाद फिर एक लाइन हम बता रहे हैं, वही औरत और जवान होती है तो बीवी बन जाती है। तो बीवी बन गई तो भैया का उपवास, भैया के नाम पर उपवास था, तो पति के नाम पर उपवास शुरू कर देती है। और पति श्रीमान जीवन में कभी एक दिन भी उनके नाम से ना कोई त्योहार और ना कोई उपवास। ये देखिए, उससे बदतर, बल्कि सबसे बदतर होता है जो माँ बन जाती। माँ बनने के बाद जो खुद अपने गर्भ से पैदा करती है बच्चे को, बेटा को, ध्यान दीजिएगा यहाँ भी फर्क है। जो बेटा भी पैदा वही करती है माँ, बेटी भी वही करती है, लेकिन बेटे के लिए एक त्योहार है, वो हम लोग बिहार साइड में जितिया बोलते हैं। तो इसमें देखिए कि माँ ही उपवास करती है बेटा के, और बेटा जिंदगी में कभी माँ के लिए उपवास नहीं करता। ये विडंबना है। इसको दोष को ढूंढना सोचना पड़ेगा, क्या ये मानव हित में है, क्या ये समाज हित में है, किस हित में है ये कल्चर? केवल एक ही है कि माँ, औरत, माँ या बेटी या बहन या बीवी औरत है, उसको नीचे रहना चाहिए। और पुरुष अगर टीबी मरीज भी है कोई बात नहीं है, लेकिन अपने बहादुर बीवी से भी ऊपर होना चाहिए। कल्चर जब तक इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, 100 साल तो क्या 1000 साल में परिवर्तन संभव नहीं होगा। बहुत कड़वा चीज बताते हैं, क्योंकि हमारा सोच है कि भाई समाज को, जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टर अम्बेडकर बोले थे कि गुलामों को गुलामी की एहसास कराओ। उसी तर्ज पर हम बोल रहे हैं कि अंधविश्वासों को अंधविश्वास की एहसास कराओ, तो अंधविश्वास खुद छोड़ेगा। ये सब छोटे छोटे चीज हैं। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं, सिस्टम के खिलाफ, और जो सिस्टम हमको गड्ढे में ही डालने का अभ्यास। तो ये हो गया महिलाओं को। जागृति तो हो रही है, जब स्कूल जाएंगे, लड़का लड़की स्कूल जाएंगे तो दोनों पढ़ेंगे, लेकिन पहले तो स्कूल जाने नहीं था। हम लोग जान रहे हैं प्रथम महिला जो है शिक्षित और शिक्षक जो है वो बनी है सावित्रीबाई फुले। उस समय ब्राह्मण की भी लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी इस भारत में। तो खैर बाकी सब विशेष जानते हैं, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें कल्चर पर सोचना पड़ेगा और उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। ये दूसरा डिटेल में कभी बात होगी। संविधान की जहां तक बात है, अभी धीमान साहब बड़ा जोर दिए अपील पर। अपील का मकसद क्या होता है, हमको बोल चाल के भाषा में जानना चाहिए। जब एक लोअर कोर्ट में कोई चीज फैसला हो जाता है तो कोई एग्रीव, कोई भी हो, दो पार्टी में से एक एग्रीव होता ही स्वाभाविक है। तो उसको दिया गया है कि भाई आप ऐसा मत मायूस हो जाइए, आपको अपील करने का अधिकार है। अधिकार क्यों दिया गया है कि जो कोर्ट है निर्णय देने वाला, उसकी मनमानी ना चले। एक लगाम है, ये चेक एंड बैलेंस थ्योरी है। जितना भी है, जहां भी अपील होता है, लोअर कोर्ट के खिलाफ में हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, सिद्धांत एक ही है कि किसी को ये नहीं लगे कि हाँ मनमानी हो। हाई कोर्ट सर्टिफिकेट क्यों देते हैं? अच्छा अभी बताए कि एक अगर जज का निर्णय है, एक जस्टिस का निर्णय है, उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों? कि हाई कोर्ट में और भी वकील, भाई डबल बेंच कर लो। उसके बाद वो भी अगर करता है तो इसका मतलब कि मैटर है कुछ बहुत ज्यादा सीरियस, तब वो सर्टिफिकेट देते हैं कि भाई जाइए। मकसद यही है चेक एंड बैलेंस, कि कोई एग्रीव पार्टी ना रहे और जो एग्रीव है उसका ग्रीवांस को सुनना चाहिए। सिद्धांत में मैं सिद्धांत बता रहा हूँ, बाकी कानून तो श्रीमान बता ही चुके हैं। इसी के साथ मैं अपने विचार को विराम देता हूँ। कार्यक्रम चलते रहना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। सभी को नमो बुधाय, जय भीम। जय भीम नमोबुद्धाय। तो के बोध जी, आप हमारे जो बातें करते हैं वो प्रैक्टिकल बात करते हो,
तो बड़ी अच्छी बातें लगती हैं आपकी बातें सुनकर के। लोगों को सुनना चाहिए सारी चीजें। और जो दीवान साहब जी हमें, प्रोफेसर दीवान जी जो हमें बताते हैं, आरसी दीवान जी, वो तो एक बहुत ही अच्छी जानकारी है हमारे लोगों के लिए कि वो एक निःशुल्क होकर फ्री ऑफ कॉस्ट हमें एक शिक्षा दे रहे हैं। तो हमें उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब मैं 2 मिनट के लिए आज की अपने संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी से अनुरोध करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें। धर्म प्रकाश भारती जी। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। मैं ट्रेन में हूँ इस समय जी सर। और बिहार में प्रोग्राम था। सुपौल एक जिला है, पटना से 250 किलोमीटर आगे। हम लोग बाई रोड गए थे, 2 दिन का था, 10 तारीख और 11 तारीख, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में। और करीब 10-15 जिले के लोग उसमें आए थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय के बौद्ध साहब को भी पहुंचना था, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए वो नहीं पहुंच पाए। और संविधान वाचन के लिए तो मैं सबसे ज्यादा अपना माननीय आरसी धीमान साहब का थैंक्स अदा करना चाहता हूं कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देश के सामने रख रहे हैं, लोगों के सामने रख रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि मैं ट्रेन में हूँ, नेटवर्क अप डाउन होता रहता है, तो यही अपील करके कि हम लोग सब एकजुट होकर एक टीम बनाकर पूरे देश में संविधान के बारे में भी लोगों को जागरूक करें। संविधान को समझने का मतलब है स्वयं को समझना, अपनी शक्तियों को समझना, अपने अधिकारों को समझना, अपनी ताकत को समझना। तो इसका प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा करें। पुनः एक बार आरसी धीमान साहब का थैंक्स, और जितने साथी जुड़े उन सब का भी थैंक्स। और बहुत ही अच्छा संचालन किया हमारे इंजीनियर रमेश व नुत्रा साहब ने, उनका भी बहुत बहुत थैंक। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर।